हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका एक बार स्वागत है आइडियल स्टडी चैनल में। तो आप अभी जान रहे हैं चीन की सभ्यता के बारे में। चीन की सभ्यता की विशेषताएं बता रहा था मैं। शासन व्यवस्था की हो गया था और मंत्री परिषद के बारे में बताने वाला था मैं। तो चीनी सभ्यता साम्राज्य में राजा को परामर्श देने के लिए एक मंत्री का संगठन होता था, मंत्री परिषद कहलाता था। इतिहासकारों के अनुसार इस मंत्री परिषद में 4 सदस्य होते थे। इसका अध्यक्ष राजकुमार होता था। इसके अलावा 6 सदस्यों वाली एक अन्य समिति भी होती थी। वे सभी प्रकार के विभाग को संभालते थे, जैसे कि धर्म, न्याय, शिक्षा, युद्ध, रक्षा, दंड, लोक सेवा और सार्वजनिक निर्माण इत्यादि को यही देखा करता था। तो मंत्री परिषद मंत्रिमंडल बना होता था जो राजा को समय समय पर सलाह या किसी फैसला लेने में राजा की मदद किया करते थे। इसका अध्यक्ष राजकुमार होता था और इस मंत्री परिषद को किस किस मामले में बोलने की छूट या आज़ादी थी, जैसे कि धर्म, न्याय, शिक्षा, युद्ध, रक्षा, दंड, लोक सेवा और सार्वजनिक कोई निर्माण हो तो इस सब में इन्हें बोलने का अधिकार था या इन पर राय फैसला यही सुनाती थी। सामंती वर्ग के बारे में बताएं तो सामंत वर्ग का उदय सांग काल में ही हो चुका था। सांग राजवंश के राजाओं के अधीन सामंती राज्य भी थे। ये सामंत युद्ध में असफल होने के पश्चात राजा की अधीनता स्वीकार कर लिए और ये जो है, हालांकि ये राज्य के अधीन होते हुए भी अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से शासन चलाते थे और इनके ऊपर किसी भी प्रकार की केंद्रीय नियंत्रण नहीं होता था। सामंत ये वो लोग थे जो राजा से थोड़े से कम शक्तिशाली होते थे। तो राजा से युद्ध में हार जाने के कारण राजा की अधीनता तो स्वीकार कर लिए, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में ये फिर भी शासन किया करते थे। चाव युग में सामंत काफी संगठित हो गए थे और वू वांग ने सामंत की 5 श्रेणियां बनाई थी: कुन, जे, नान, हाउ और पो। सामंतों का निवास स्थान दुर्ग होता था, किले में रहता था, घेराबंदी वाले किले में। शायद ये सुरक्षा की दृष्टि से इसमें रहते होंगे। राजा इन्हें सैनिक सहायता भी दिया करता था। आगे चल करके सामंतवाद के कारण प्रशासन में अत्यधिक विकेंद्रीकरण की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे राज्य की संप्रभुता राजा एवं सामंतों में विभाजित हो गया। कन्फ्यूशियस इस कुलीन तंत्रीय व्यवस्था के संपर्क में थे। उनके अनुसार राज्य तथा समाज की स्तरण की इस परंपरा का सम्मान किया जाना चाहिए और इसी कुलीन वर्ग के हाथों में समाज के संचालन की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। मूलतः कन्फ्यूशियस एक ऐसी सामंती राज्य की स्थापना करना चाहते थे जिसमें एक प्रबल केंद्रीय सत्ता के अधीन राष्ट्र एकजुट रहे। इसलिए तत्कालीन समय में जब समाज में बदलाव आ रहा था और जागीरदारी व्यवस्था की शुरुआत हो रही थी, तो यह देखकर कन्फ्यूशियस को संतोष नहीं हुआ था, क्योंकि वह एक सामंती व्यवस्था वाला केंद्र की मजबूत सत्ता वाली राज्य चाहता था। अब आता है चीनी सभ्यता के सैनिक व्यवस्था के बारे में। सांग राजवंश के समय चीन की सैनिक व्यवस्था काफी मजबूत थी और सैन्य संचालन के क्रियाकलापों के बारे में उन्हें लेकिन सैन्य क्रियाकलाप के बारे में उनके विस्तृत विवरण का अभाव है। अभी उनके बारे में पूरी जानकारी तो इतिहासकारों को प्राप्त नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सांग राजवंश के समय सैनिक व्यवस्था काफी मजबूत थी। हालांकि इतना अवश्य ज्ञात होता है कि युद्ध को शुरू करने से पहले ज्योतिषियों से सलाह ली जाती थी, मशवरा लिया जाता था और योजनाबद्ध युद्ध आमतौर से बसंत ऋतु में आरंभ किया जाता था। परंतु अनपेक्षित युद्धों के लिए कोई निर्धारण समय नहीं था। चीनी लोग युद्ध कला में बहुत निपुण हुआ करते थे। युद्ध के दौरान कुल्हाड़ी, बर्छे, भाले, धनुष, बाण एवं सिर व शरीर की रक्षार्थ वाले जो कवच होते हैं उसका उपयोग करते थे। अनयांग नगर की खुदाई में 70 से ज्यादा कांस्य के बने हुए सिर शस्त्रान प्राप्त हुए। सिर शस्त्रान किसे कहते हैं? इसे आप अंग्रेजी में हेलमेट कह सकते हैं। युद्ध के दौरान घोड़ों द्वारा खींचा जाने वाले रथों का भी उल्लेख मिलता है। रथों की तुलना में पैदल सैनिकों की संख्या अधिक होती थी और सैन्य अधिकारी की नियुक्ति मुख्य रूप से कुलीन वर्ग से ही की जाती थी, अर्थात
कुलीन वर्ग के लोग ही ज्यादा सैन्य में भर्ती हुआ करते थे। युद्ध के समय बंदी बनाए गए विरोधी सैनिकों को दास बनाया जाता था या उनकी बलि दे दी जाती थी। प्राचीन चीन के 20 वर्ष से 60 वर्ष तक के लोगों को अनिवार्य रूप से सैनिक शिक्षा दी जाने की प्रावधान था। सबको सैनिक शिक्षा लेना ही पड़ता था। प्रत्येक विभाग में 12,500 सैनिक होते थे और पैदल सैनिक सबकी मिलाकर के संख्या 72,000 हुआ करती थी। ये 6 विभागों में बटा होता था और प्रत्येक विभाग का एक सेनापति हुआ करता था। ध्यान रखिएगा, ये सैनिक व्यवस्था थी उस टाइम का। जानते हैं प्राचीन चीन के या फिर चीनी सभ्यता के प्रांतीय व्यवस्था के बारे में या राज्य की व्यवस्था के बारे में। तो प्राचीन चीन का साम्राज्य कई प्रांत में बटा हुआ था। इन प्रांत के प्रमुख अधिकारी के रूप में राजकुमार या सामंत को राजा नियुक्त किया जाता था, छोटे छोटे राजा के रूप में। चीन के प्रांतों को शेंग के नाम से पुकारा जाता है, मतलब जो अपने यहाँ राज्य कहते हैं वहाँ या फिर प्रांत कहते हैं वहाँ शेंग कहते हैं, शेंग कहा जाता है। प्रांतों के प्रमुख अधिकारियों द्वारा राज्य में राजस्व वसूली, सुरक्षा, पत्र व्यवहार एवं न्यायिक कार्यों का निष्पादन किया जाता था। स्थानीय शासन की बात करें तो प्रांतीय हो गया। स्थानीय शासन की बात करें तो स्थानीय शासन के अंतर्गत गांव सबसे छोटी इकाई होती थी। परिवार में मुखिया मिलकर के गांव के मुखिया का चुनाव करते थे और यह गांव का मुखिया शासन छोटे स्तर पर शासन चलाया करते थे, मतलब स्थानीय शासन यही चलाते थे। उन्हीं के वही राज्य के ये छोटी इकाई के शासन या ग्राम शासन के जवाबदेही होता था। गांव के समूह को सहीनस कहा जाता था। इन प्रत्येक हीन के तहत राजस्व अधिकारी एवं एक न्यायिक अधिकारी भी शामिल होता था। बड़ी से बड़ी इकाई फू थी, जिसके अधीन 2 या 3 हीन होते थे। ये 2 या 3 हीन परस्पर मिलकर टाऊ और 2-3 टाऊ मिलकर शेंग का निर्माण हुआ करता था, याद रखेंगे। अब अगला शेंग मतलब राज्य का निर्माण, ध्यान रखिएगा। मतलब 2-3 ठो जो है ग्रामीण ये मिलकर के, जैसे कि मान लीजिएगा अभी कि कई पंचायत मिलकर के कई प्रखंड मिलकर के अनुमंडल मिलकर के जिला मिलकर के राज्य या प्रमंडल या तब राज्य। उसी तरह से कई हीन जो है वो 2-3 हीन मिलकर के टाऊ और 2-3 टाऊ मिलकर के शेंग या प्रांत का निर्माण करते थे। आप जानते हैं चीनी सभ्यता टाइम के नागरिक प्रशासन सेवा के बारे में। प्राचीन चीन में नागरिक प्रशासन सेवा के तहत प्रशासनिक अधिकारियों का चयन किया जाता था, जिन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा नियुक्त किया जाता था, मतलब कंपटीशन एग्जाम द्वारा जो है नागरिक प्रशासन सेवा के अधिकारी होते थे। इस पद्धति की शुरुआत हान राजवंश के शासकों द्वारा किया गया था। इस प्रतियोगिता परीक्षा में दर्शन, तर्कशास्त्र, काव्य, न्याय व आचार राजवंशों के शासकों द्वारा आचार इत्यादि संबंधी विषयों से प्रश्न पूछे जाते थे और इस परीक्षा में सभी पुरुष बैठ सकते थे। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। सम्राट और प्रशासनिक अधिकारी राज्य के लिए कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते थे। अब आता है सामाजिक व्यवस्था। चीन की सभ्यता का सामाजिक व्यवस्था कैसा था? तो कहा जाता है प्राचीन चीन में चीन का समाज कई भागों में बटा हुआ था। वर्ग का विभाजन कर्म पर आधारित था, ना कि जन्म पर। जिसका जैसा काम होता था वो उस वर्ग में गिनती आते थे। प्राचीन चीनी सभ्यता में सम्राट और राज्यों के स्वामियों का वर्ग सबसे ऊंचा समझा जाता था। शासक वर्ग के नीचे 5 प्रमुख वर्ग होते थे: बुद्धिजीवी, व्यापारी, कारीगर, किसान और दास। चीनी सभ्यता में साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों का सबसे ज्यादा सम्मान हुआ करता था। प्राचीन चीन में कोई भी व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से समाज में स्थान हासिल कर सकता था, चाहे नीचे तबके का हो या कोई तबके का। अगर वो शिक्षित हो गए तो समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर जाते थे, याद रखिएगा। मगर यह स्थिति केवल सैद्धांतिक रूप में ही था, वास्तव में थोड़ी सी अलग थी जमीन पर कहानी। शिक्षा के महंगी हो जाने के कारण सामान्यतः धनी वर्ग ही शिक्षा ग्रहण कर पाते थे और वही उच्च स्थान प्राप्त कर पाते थे। चीन में मजदूरों और किसानों को उतनी बड़ी शिक्षा नहीं मिल पाती थी और वह समाज में बड़े धाक या बड़ी उपाधि नहीं धारण कर पाते थे। अच्छा, चीनी सभ्यता के टाइम के परिवार और कुटुंब कैसे होते थे? प्राचीन चीन की सभ्यता में समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होता था। परिवार में वृद्ध स्त्री और पुरुष का सबसे ज़्यादा बड़ा स्थान होता था, उनकी मान्यता ज़्यादा होती थी। समाज में परिवार से अलग होना असामाजिक माना जाता था, किसी का अलग होना। परिवार के साथ धोखा करना और वंश समाप्त करना बड़ा अपराध समझा जाता था और समाज में संयुक्त परिवार व्यवस्था
थी तथा परिवार पितृसत्तात्मक थे। पितृसत्तात्मक मतलब पिता ही सब कुछ का मालिक होता था, लेकिन माताओं को भी उच्च स्थान प्राप्त थी। चीनी परिवार को आपसी संबंधों को मधुर और अस्थिर बनाए रखने के लिए आदर शिष्टाचार के नियम बनाए हुए थे। इन समाजों ने मिलकर के परिवार में अपने पूर्वजों की पूजा की जाती थी और पिता के मृत्यु के बाद ज्येष्ठ पुत्र उसके साजो सामान या राजगद्दी या जमीन जायदाद का मालिक या उत्तराधिकारी होता था। परिवार में माता की सत्ता पिता की अपेक्षा गौण होती थी, मतलब थोड़ी सी कम, लेकिन पिता के मृत्यु के बाद माता ही सर्वप्रमुख समझा जाता था। अब जानते हैं चीनी सभ्यता के स्त्रियों की दशा के बारे में। चीन की सभ्यता के काल में स्त्रियों की दशा या हालत कैसी थी? प्राचीन चीनी समाज में पितृसत्ता होने की वजह से स्त्रियों का स्थान पुरुषों की तुलना में थोड़ी सी कम थी, गौण था, लेकिन प्राचीन समय में स्त्रियों की स्थिति काफी सम्मानजनक भी थी। परंतु बाद में स्त्रियों की दशा दयनीय होती चली गई। पुरुषों की अपेक्षा उन्हें हे की दृष्टि से, मतलब थोड़ा सा कम या नीचे दृष्टि से देखा जाने लगा। सांग वंश के समय सम्राट स्त्रियों के प्रति सभ्य आचरण करते थे, लेकिन चाव साम्राज्य के काल में यह स्थिति अशिष्ट हो गई थी। कन्या का जन्म बहुत अशुभ माना जाने लगा था, मतलब महिलाओं को लेकर के थोड़ी सी वर्तना बनने लगी और इसको लेकर के थोड़ी हीन भावना होने लगा समाज में। शुरुआत में ठीक था, हालांकि पुरुष तरह सब दिन से सुप्रीमो या प्रधान तो नहीं थे, लेकिन यह धीरे धीरे लेकिन महिला की अच्छी खासी मान्यता और रिस्पेक्ट थी वहाँ, परंतु धीरे धीरे थोड़ी सी महिला के प्रति जो है हीन भावना वहाँ जागृत होती गई। खास करके चाव साम्राज्य के काल में स्त्रियों की स्थिति थोड़ी सी दयनीय हो गई। भोजन एवं रहन सहन की बात करें तो चीनी सभ्यता के समाज में अमीर वर्ग गरीब वर्ग में भोजन एवं रहन सहन भी वर्ग के आधार पर ही बटा हुआ था। जो संपन्न लोग थे वह सुख सुविधा के साथ भव्य भवनों में या बढ़िया से आलीशान भवनों में निवास करते थे। भोजन में मांस मछली व उच्च प्रकार के व्यंजन का प्रयोग करते थे। अमीर वर्ग कांसे के बने बर्तन में भोजन करते थे, वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग मिट्टी व घास फूस के बने मकान में रहते थे और साधारण भोजन करते थे, मोटे अनाज का भोजन करते थे। प्राचीन चीन लोगों में वेशभूषा और आभूषण के प्रति लेकिन आकर्षण थी। शुरुआत में लोग जूट से बने हुए परिधान या कपड़े पहनते थे, बाद में सूती वस्त्र पहनने लगा और इसके आगे जा करके जो है रेशम के वस्त्र की आविष्कार हो जाने पर रेशमी वस्त्र भी पहनने लगे। हाथी दांत, सीपी, शंख इत्यादि द्वारा बनाया गया जेवर पहनते थे लोग। स्त्रियां फूलों का उपयोग करते थे अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए। चीनी समाज में उसके उत्सव और त्यौहार का प्रचलन था। आमतौर पर प्रतियोगिता के आधार पर कई त्यौहार मनाए जाते थे, यथा बसंत ऋतु, कृषि इत्यादि त्यौहार भी वहाँ मनाया जाता था। ये लोग त्योहारों पर आतिशबाजी भी करते थे, पटाखा फोड़ते थे और मनोरंजन के लिए गीत संगीत का उपयोग भी करते थे। चीनी वासी ताश, नाटक और शतरंज के खेल भी खेलते थे, याद रखिए। अब जानते हैं हम लोग चीन सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था के बारे में। तो चीनी सभ्यता में जैसे कि हर एक सभ्यता में कृषि वहाँ का प्रधान अर्थव्यवस्था का स्रोत होता था, उसी प्रकार से चीन सभ्यता में भी कृषि जो है वहाँ की प्रमुख अर्थव्यवस्था के स्रोत थे। चीन की हुआंग हो नदी, अर्थात जिसे चीनी सभ्यता जहाँ से डेवलप हुआ जिस नदी के किनारे, वह नदी घाटी का उर्वर क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध था। वो इसी वजह से कृषि कार्य उनके जीवन का मुख्य आधार बन गया था। प्राचीन चीनी समाज के लोग आमतौर पर पूजा पाठ के उपरांत फसलें बोते थे, क्योंकि उन्हें हमेशा बाढ़ व अत्यधिक वर्षा का डर लगा रहता था। यहाँ बाजरा, ज्वार, धान, गेहूँ, जूट, चाय, साग सब्जी, फलों की खेती की जाती थी और सोयाबीन की खेती भी लोकप्रिय थी। यहाँ शहतूत की खेती भी प्रचलित था। यहाँ इसके पत्तों पर रेशम के कीड़े पाले जाते थे और इस पर रेशम के सूत उपजाए जाते थे। चीनी समाज में व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार की कृषि की जाती थी। समस्त भूमि का स्वामी या मालिक सम्राट होता था। कृषि के लिए हल और बैल का उपयोग होता था और चीनी समाज में कृषि कर्म मुक्त वृद्धों और मूक बधिर व अशक्त के भरण पोषण का दायित्व राज्य के ऊपर हुआ करता था। अगला है चीन सभ्यता के व्यापार और उद्योग के बारे में। प्राचीन चीनी सभ्यता में व्यापार और उद्योग की दशा का वर्णन करना बहुत ही प्रासंगिक है। चीनी वासी प्रमुख रूप से रेशम के कपड़े के लिए सूत काटना, कपड़े बुनना, मिट्टी के बर्तन व मूर्तियां बनाना, आभूषण खिलौने बनाना, धातुओं के अस्त्र शस्त्र बनाना इसके लिए सबसे प्रमुख कार्य थे और यही इनके रोजगार बिजनेस का साधन भी था। व्यापार के सबसे पहले रेशम की खोज चीन में ही हुआ या चीन को ही रेशम की खोज का श्रेय दिया जाता है।
मृद भांड बनाने की कला भी यहीं विकसित हुई और वज्रमणि को अच्छी तरह से गढ़ लिया गया था। यहाँ इसके ऊपर चोट लगाई जाती थी तो इससे भी मधुर स्वर निकला करता था। सांगकालीन हस्तकलाएं यहाँ पूर्णतः विकसित नहीं हुई। चीनी लोग कातने बुनने की कला से बहुत परिचित थे। वे सीप और पत्थर के बटन का प्रयोग करते थे। कांस्य के बर्तन पर नक्काशी या सजावट की जाती थी। सिलाई हेतु हड्डियों के कांसे की सुइया का प्रयोग किया जाता था। चीन में ही कागज का भी आविष्कार हुआ था। अब जानिए चीनी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में। कहा जाता है कि प्राचीन चीनी सभ्यता के लोग पृथ्वी और आकाश व स्त्री व पुरुष के रूप में पूजते थे। इन दोनों को, पृथ्वी और आकाश को पुरुष और स्त्री के रूप में पूजते थे। आकाश को पुरुष मानते थे, पृथ्वी को स्त्री। आकाश को यंग एवं पृथ्वी को पिंग कहा जाता था। वहाँ के भाषा में चीनी लोग शुरुआत में वायु, पर्वत, नदियाँ, सूर्य एवं वर्षा की भी पूजा क्या करते थे। नववर्ष का उत्सव वहाँ लगातार मनाया जाता था और चीनी समाज में पूर्वजों की पूजा का भी उल्लेख मिलता है। जादू टोना का प्रचलन था। प्रेत आत्माओं पर विश्वास करते थे। पूजा का उद्देश्य व्यवहारिक से ज़्यादा चीनी मान्यता के अनुसार मनुष्य द्वारा पुण्य कर्म उनके सौभाग्य, यश व लंबी आयु की प्राप्ति होती है, इसलिए पूजा पाठ करते जाते। वहीं पाप कर्म करने पर अपयश या अकाल मृत्यु होती है। इनके दर्शन के बारे में बात करें तो 6ठी शताब्दी ईस्वी काल का विश्व में दर्शन व नए सिद्धांतों पर प्रचार प्रसार के रूप में स्मरण किया जाता है। चीनी सभ्यता को इस क्रांतिकारी परिवर्तन का व्यापक प्रभाव चीन पर भी पड़ा, जहां कन्फ्यूशियस, लाओ त्से एवं दार्शनिक और सुधारियों का अवतरण देखने को मिलता है। तो आई होप स्टूडेंट्स, इसमें चीन सभ्यता के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। अगले वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा वहाँ के धर्म स्थापित करने, बौद्ध धर्म के अलावे जिस धर्म का प्रचलन था चीन में, कन्फ्यूशियस या कन्फ्यूशियसवाद के बारे में बताऊंगा आपको। इस वीडियोज में इतना ही। इसका एक पार्ट इससे पहले बनाया गया है, दोनों वीडियो को जो है अपलोड कर दी गई है, आप देख सकते हैं। इस तरह की कुछ और भी जानकारी चाहिए या जो है इससे जुड़े हुए किसी टॉपिक पर वीडियोज बनाना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।